नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है मंथरा। उस दिन वर्षा कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से वर्षा को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम दिव्या है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम वर्षा ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। दिव्या वर्षा को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। वर्षा थोड़ा सकुचाकर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ का कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो। दिव्या बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह वर्षा कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में दिव्या वर्षा को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। दिव्या को देखकर वर्षा खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थी, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर स्कूल बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। वर्षा बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आजा तू भी साथ में ही खा लेते हैं। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म उत्पम चटनी सांभर को देखकर तो दिव्या बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गरम नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ नहीं बनाती। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? वर्षा ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बनाकर देती है। यह सुनकर दिव्या की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। वर्षा उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा नैन्सी के साथ खेलो, थोड़ा समय आकाश के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खोलने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, वर्षा, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में खानदान में कुछ खोट हो? दिव्या चिंतित होते हुए बोली। वर्षा थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। आकाश तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन सी बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो। घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगी। हाँ तो इससे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि अगर मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? दिव्या ने गंभीरता से कहा। वर्षा विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? वर्षा को विचारों में खोया देखकर दिव्या फिर बोली, तू आज भी बहुत बोली है।
ससुराल में सब तेरे बोलेपन का फ़ायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? वर्षा सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और आकाश घर के बड़े बेटे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी बोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से मुकेश की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं। वर्षा आश्चर्य से दिव्या को देखते हुए बोली, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। दिव्या बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे मुकेश को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। वर्षा ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन ख़त्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि दिव्या कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस ख़त्म होने पर वर्षा घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज वर्षा को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने नैन्सी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। वर्षा बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि वर्षा के दिमाग में दिव्या की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण दिव्या अक्सर वर्षा से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर वर्षा के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब वर्षा भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने वर्षा की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ सिर्फ वर्षा, आकाश और नैन्सी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। दिव्या की बातों के प्रभाव में आकर वर्षा अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी वह आकाश से कर चुकी थी। आकाश उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार के परिवर्तन को महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन आकाश की माँ आकाश से बोली, देख, उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। आकाश बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसे ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद वर्षा के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन रितु आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन रितु बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। वर्षा मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई। कोई अच्छी बच्ची नहीं है, ये सब नाटक है बेटे को काबू में रखने के लिए। इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे।
इतना कहकर वर्षा वहां से हट गई। पर ऋतु सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफ करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया। यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती। ऋतु के मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा अगर वह वर्षा को कुछ समझाने गई तो वर्षा उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि वर्षा को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों मतलब वर्षा, ऋतु और नैन्सी सोने जा रहे थे तो नैन्सी की कहानी सुनने की जिद पर ऋतु बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर वर्षा को देखते हुए पूछा, दीदी क्या आपने नैन्सी को वो दान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी। वर्षा किंचित रोष में बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब की है। ऋतु बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गरम तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वह नैन्सी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। दादी गुड़ में घोल कर देती थी, आम के अचार के साथ। नैन्सी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? ऋतु ने नैन्सी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास दान। मासी, दान मतलब जिसको कूटकर चावल निकलते हैं वह? नैन्सी आंखें बड़ी करते हुए बोली। ऋतु बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब वर्षा भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। ऋतु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास दान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे टट्टू कब खाना कब खाए कब चला, दान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वह उसके कहने पर आ गया। उसको भी लगा सत्तू लपे टट्टू कब साना कब खाए कब चला, दान बेचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए दान वाले राहगीर से उसका दान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। दान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना दान उसके सत्तू में बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू सना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं दान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया। नैन्सी बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह दान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा। ऋतु बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे ही किसी की बातों में आ जाएगा। नैन्सी बोली, मासी ऐसा नहीं होता, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोच विचार किसी की बातों में आ जाए। ऋतु बोली, गुड़िया अभी तुम छोटी हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते, कभी अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर नैन्सी की ओर देखकर बोली, दीदी जाग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। नैन्सी भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। ऋतु और नैन्सी तो सो गई पर वर्षा की आंखों में नींद नहीं थी।
वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब वर्षा ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद ऋतु बोली, दीदी आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गई इस बार। वर्षा बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना, आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। ऋतु ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। वर्षा खुशी से बोली। ऋतु बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। वर्षा बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में ऋतु ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा था। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद नैन्सी, वर्षा और ऋतु तीनों ही कार से दिव्या के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने दिव्या की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट्स भी ली थी। दिव्या के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। वर्षा थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे दिव्या को फ़ोन करके बताने दो कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या, हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर वर्षा मुस्कुरा दी। दिव्या के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, मिनी दरवाजे पर दिख कौन है? मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। वर्षा का मन किया कि वह नैन्सी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई दिव्या की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर वर्षा को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर वर्षा बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये ऋतु मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, ये तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। ऋतु बोली, दिव्या दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? दिव्या अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो ये नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं। पर मम्मा, पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे ना कि जाने कैसी सूअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, नैन्सी को भी ले जा, इसके साथ खेल। वर्षा बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से नैन्सी ने आगे बढ़कर दिव्या के पैर छू लिए। दिव्या फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी मिनी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। मिनी से हेलो टू आंटी, मिनी आंटी को हेलो बोलो। पर मिनी टस से मस्त ना हुई। आखिर वर्षा बोली, हेलो मिनी, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए वर्षा के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। दिव्या चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, टेक दिस गर्ल विद यू, शो योर टॉयज हर। इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नो, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर, नहीं मुझे नहीं साझा करने। दिव्या बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसीलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद न जाने क्यों वर्षा का मन उचटने लगा।
वह दिव्या से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पीने के उठ गई। दिव्या ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार रितु ने एक पार्क के आगे रोक दी। वर्षा ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा। वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। नैन्सी तो पार्क में आकर खुश हो गई। रितु ने ठंडे पानी की बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। नैन्सी खाकर झूला झूलने चली गई। वर्षा ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे दिव्या के घर ले गई थी ना? रितु आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ? क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वर्षा सिर हिलाते हुए बोली। दिव्या ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, ये आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतनी महीन काटती है कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद नहीं कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ रितु, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यहाँ मेरे खुशियों से बड़ा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। वर्षा रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस दिव्या को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर दिव्या को किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद वर्षा अपनी सासू माँ के गले से लग कर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। वर्षा ने आकाश से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। आकाश बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? रितु ने पूछा। तू तो परी है, जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।